अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो करंट बैच हमने स्टार्ट किया है उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि करंटली जो जून का टेस्ट था उस टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्चुअल भी आए, कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट से कॉपी पेस्ट होकर भी आए। अब लॉ गेट की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए कि आप डायरेक्ट पर अच्छे से अच्छी कमांड हासिल कर सकें, तो इसके लिए हमने जो है एक 3 मंथ्स कोर्स स्टार्ट किया है। ये कोर्स आपका 2 जुलाई से लेके टिल द मंथ ऑफ सितंबर तक कंटिन्यू रहेगा। इस कोर्स को हमने नाम दिया है गोल्डन बैच का। ये गोल्डन बैच का क्या मतलब है? इस गोल्डन बैच का बेसिक पर्पस ये है कि आपको लॉ गेट की प्रिपरेशन इस कदर इतने अच्छे तरीके से करवाई जाए, इतनी डीपली करवाई जाए कि आप जो है कोई कसर रही ना आप इसे किस भी स्टूडेंट को कि वो जो है लॉ गेट क्रैक ना कर सके। और इस टेस्ट की ये जो प्रिपरेशन बैच है, इस बैच की हम जो है 100% पासिंग गारंटी भी देंगे आपको। 100% पासिंग गारंटी, हाउ इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के अलावा कोई भी एकेडमी आपको 100% पासिंग गारंटी नहीं देगी। अच्छा, 100% पासिंग गारंटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप में से इस बैच को जो भी ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो लॉ गेट होगी, जो कि अक्टूबर में होगी, उस टेस्ट को देने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट खुदा ना खास्ता फेल हो गया तो फिर नेक्स्ट जो हमारा 3 मंथ्स का सेशन होगा वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उससे हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। ठीक है, इसके लिए फिज़िकली भी अगर आप आना चाहें तो फिज़िकल क्लासेस भी होंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। क्या तरीक़ेकार है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने का, ये भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। देखें, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फ़िज़िकल ज्वाइन करता है तो वो तो फ़िज़िकल ज्वाइन करेगा ही करेगा, साथ में ऑनलाइन भी क्लासेस लेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स कि फ़िज़िकल उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो उस क्लासेस को पढ़ सके। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है तो ऑनलाइन प्रिपरेशन में हमारे पास जूम ऐप, ठीक है, जूम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, आपको एक लिंक मिलेगी जो कि 40 to 50 मिनट्स की एक क्लास होगी और उसके बाद विदिन 20 मिनट्स आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। अब ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, डेट मीन्स कि जिस तरीके से अभी हम क्लास कंडक्ट करें, जिस तरीके से आपके सामने मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी सूरत में आपको एक जो है उस दिन का फ्रेश जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट लेक्चर होगा। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे ग्रुप के अंदर सिर्फ उन तक ही उनकी एक्सेस होगी। सेकेंडली, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलेंगी और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलने के बाद हर मंडे को आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट होगा। अब ये जो वीकली टेस्ट कंडक्ट होगा, इसमें क्या हम पूछेंगे, किस तरीके से वीकली टेस्ट होगा? ये वीकली टेस्ट डेट मीन्स कि मंडे टू फ्राइडे तक 5 डेज़ के अंदर हमने जो भी पढ़ा होगा, डेट मीन्स कि हमने 100 आर्टिकल्स पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, या फिर हमने जो है 50 आर्टिकल्स पढ़ लिए कानून शहादत ऑर्डर के, या फिर सीपीसी के हमने सेक्शंस पोर्शन को कवर कर लिया, तो इन 5 दिनों के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे इसका ही टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट किस तरीके से होगा? ये टेस्ट भी आपका वेब जनरेटेड होगा। वेब जनरेटेड मीन्स कि ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, ग्रुप के अंदर आएगा, आप उस टेस्ट को एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। ठीक है, और देने के बाद रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा और जो आपके गलत आंसर्स होंगे उनका सही आंसर भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो होप्स हो कि अब इस बैच के हवाले से आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि किस तरीके से हम ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 100% पासिंग गारंटी किस तरीके से दे रहे हैं। सेकेंडली ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी से पास हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी प्रीवियस बैच के अंदर जो मार्च का बैच था उसमें से 110 में से 107 का रेशियो था, और अभी रिज़ल्ट नहीं आया। जो जून का रिज़ल्ट है वो अवेटेड है, उसमें भी इंशाल्लाह हमारी जो है उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब लॉग एट को पास करना किस तरीके से है, तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आपने फोकस करना है बेयर एक्स के ऊपर, जितना हो सके उतना ज़्यादा बैरक्स के ऊपर फोकस करें। ठीक है, बैरक्स पर फोकस करने से क्या होगा कि बैरक की वर्डिंग आपको याद हो जाएगी कि बैरक की वर्डिंग के अंदर कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब हम जिस स्ट्रेटेजी के साथ आज आपको पढ़ाएंगे, इसी स्ट्रेटेजी के साथ फर्दर 3 मंथ्स भी पढ़ाएंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कानून शहादत ऑर्डर स्टार्ट करेंगे, 2 और 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। जितनी डीपली आज डिस्कस करेंगे उतनी ही डीपली हम फर्दर भी डिस्कस करते चलेंगे। कानून शहादत ऑर्डर 84, कानून शहादत ऑर्डर 1984 के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। इसी के साथ साथ सीपीसी है, सीपीसी के भी 20 मार्क्स हैं। लीगल एथिक्स है, उसके 10 मार्क्स हैं। पीपीसी है, उसके भी कितने मार्क्स हैं? उसके भी आपके जो है 10 मार्क्स हैं। सीआरपीसी के भी 10 मार्क्स हैं। अब देखें, अगर कुल मिला के बात की जाए कि ये जो आपका 100 मार्क्स का टेस्ट है, इसमें से 50 अगर आपने ऑब्टेन करने हैं, तो 50 ऑब्टेन करने के लिए आपको 10 सब्जेक्ट कवर करने हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 80%, 90% भी स्कोर करना चाहता है, तो वो भी ये बैच ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो कि स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है हमारी, जिसकी 5-6 अटैम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करे, वो गोल्डन बैच ज्वाइन ना करे, बल्कि 5 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान ज्वाइन करे। अब देखें, यहाँ पर कानून शहादत ऑर्डर को मिला के हमारे पास जो लॉगेट का सिलेबस है, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 700 प्लस आर्टिकल्स और सेक्शंस बनते हैं। अब 700 प्लस सेक्शंस और आर्टिकल्स को याद रखना डेफिनेट सी बात है, बड़ा ही मुश्किल है। तो इसको किस तरीके से याद रखा जाएगा? जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स आप में से कहते हैं कि सर क्यूएसओ पढ़ते हैं तो सीपीसी भूल जाते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं तो लीगल एथिक्स भूल जाते हैं। इसका क्या हल है? इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन सिंपल ही है, रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है लॉ गेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएं। तो चलें आज के इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी क्या है? 28 अक्टूबर 1984, ये डेट याद रखनी है आपने। उसके बाद आ जाएं आर्टिकल 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दिस ऑर्डर में भी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर 1984। उसके बाद इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? इसके अंदर 166 आर्टिकल्स हैं। और 166 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर इन 166 में से भी अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट बता दें, तो वो कुल मिला के बनते हैं 80 to 90 आर्टिकल्स। सबसे पहले आर्टिकल 2 क्या बात करता है? इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला जो डेफिनेशन क्लास है वो आ जाता है आपका कोर्ट के बारे में, कि कोर्ट की क्या डेफिनेशन है। तो कोर्ट की डेफिनेशन हमें कुछ इस तरीके से बताई गई, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, के ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली authorized to take evidence। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ की डेफिनेशन है? वो आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है वही सेम आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? सेक्शन 23 को ओपन करें, पीपीसी। सेक्शन 23 पीपीसी जब आप ओपन करेंगे, सेम की सेम डॉक्यूमेंट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, इसको ज़रा वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे कि मीन्स एनी लेटर एक्सप्रेस प्रिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। क्या लेटर्स का वर्ड यूज़ किया गया, फिगर्स का वर्ड यूज़ किया गया और मार्क्स अपॉन एनी सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी लेटर है, कोई भी फिगर है, कोई भी मार्क है। मिसाल के तौर पे डंडा है, इसके ऊपर कोई बात लिखी है, ये बोतल है, इसके ऊपर कोई चीज़ लिखी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो बुक है ये भी लेटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेज है, अगर कोई गत्ता है, अगर कोई प्लेट है, एनीथिंग,
चाहे पत्थर पर भी कोई बात लिखे, दीवार पर भी कोई बात लिखे, बोर्ड पर भी अगर कोई बात लिखे, तो भाई ये भी क्या है, ये भी लॉ की नज़र में डॉक्यूमेंट है। ये भी लॉ की नज़र में क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है एविडेंस। एविडेंस की क्या डेफिनेशन है, देखें, एविडेंस ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स। अब एविडेंस दो काइंड्स के हैं, एक है ओरल और एक है डॉक्यूमेंट्री। इसके लिए आपने वर्ड याद रखना है कि ऑल स्टेटमेंट्स, और इसके लिए क्या याद रखना है कि ऑल स्टेटमेंट्स आ गया और आ गया आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स। जब डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी डेट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और जहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स की बात आ जाएगी तो वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपसे ओरल एविडेंस की। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर द मेड बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। यहाँ पर इंक्वायरी का जिक्र भी आ गया, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, इंक्वायरी। इसको भी ज़रा याद रख लें। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, फैक्ट। फैक्ट की क्या डेफिनेशन है, एनी थिंग और एनी स्टेट ऑफ थिंग बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। इसका क्या मतलब है, फैक्ट क्या है, हकीकत। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने किसी को मर्डर करते हुए देखा, अब मेरा जो देखना है ये क्या है, ये भी एक हकीकत है। मैंने किसी को मर्डर की प्लानिंग करते हुए सुना, अपने कानों से सुना, ये भी क्या है, ये भी हकीकत है। तो परसीव्ड बाय द सेंसेस, सुना तो मैंने खुद सुना, देखा तो मैंने खुद देखा, इट इज़ कॉल्ड द फैक्ट, इसको हम कहते हैं हकीकत। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा आपका जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 के अंदर यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। आर्टिकल 3 बात करता है हु मे टेस्टिफाई, हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। आर्टिकल 3 क्या बात करता है, कौन गवाही दे सकता है। ठीक है, क्या हर शख्स गवाही दे सकता है। देखिए आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 में बड़ा ही डिफरेंस है। जब मैं आर्टिकल 17 आपको पढ़ाऊंगा तो उसके साथ फिर क्रॉस करेंगे हम आर्टिकल 3 को और डिफ्रेंशिएट ड्रॉ करेंगे कि आर्टिकल 3 में और आर्टिकल 17 में क्या मेजर डिफरेंस है। आर्टिकल 3 बात करता है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट परमिट्स that they are permitted from understanding the questions put to them or giving rational answers to those questions by tender years extreme old age। तो सबसे पहली जो प्रोविजन है उसके अंदर क्या है, all persons shall be competent to testify। पहली चीज़ तो इसने है कि लड़के के सब गवाही दे सकते हैं, मर्द हो, औरत हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी शख्स गवाही दे सकता है। लेकिन फिर आके उसने कंडीशन इम्पोज की, क्या कंडीशन इम्पोज की, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम, कि वो कोर्ट की बात को सही तरीके से सुने और उसका दुरुस्त जवाब दें। अब यहाँ पर एक और भी कंडीशन आ गई, टेंडर ईयर्स और एक्सट्रीम ओल्ड एज। एक्सट्रीम ओल्ड एज मतलब कि इतना बूढ़ा है कि वो समझ ही नहीं सकता, चाइल्डिश हो चुका है, बातों को सुनता तो है लेकिन समझता हरगिज़ नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। सेकेंडली टेंडर ईयर्स क्या है, टेंडर ईयर्स यानी कि इतना बच्चा है कि वो मासूम है, 17 साल का मासूम तो नहीं होता लेकिन अगर 10-12 साल का तो वो एक मासूम बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता कि कोर्ट उसको क्या क्वेश्चंस पुट कर रही है और उसको क्या जवाब देना चाहिए। ठीक है, ये होता है टेंडर ईयर्स। और सेकेंडली क्या होता है आपका एक्सट्रीम ओल्ड एज, दोनों चीज़ें आ गई, तो वो क्या है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इससे हट के फिर फर्दर क्या आ जाएगा, फिर फर्दर आ जाएगा प्रोवाइडेड दैट ऑल पर्सन शैल नॉट be competent to testify if he has been convicted by the court for perjury, false evidence। फिर further provided that shall not apply to the persons about whom the court satisfied that he has repented or mended his ways। कि फिर बताया कि shall not का डिफरेंस, shall not be competent, पहले बताया कि competent है, फिर बताया shall not be competent अगर किसी ने क्या किया हो, पर्जरी की हो या क्या किया हो, false एविडेंस दिया हो।
अब पर्जरी की हो, फॉल्स एविडेंस की हो, पर्जरी का जिक्र आपको मिलेगा किसके अंदर, सेक्शन 190, 1, 200 पीपीसी, ठीक है। झूठी गवाही दी हो कोर्ट के अंदर तो वो क्या है, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। फिर फर्दर प्रोवाइडेड डेट कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो मेंडेड हिज वेज, अपने रास्ते पर दोबारा आ चुका है और गुमराह था पहले, अब अपने रास्ते पर दोबारा आ चुका है, और कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि हाँ भाई ठीक है, अब आप जो है गवाही दे दें। अब यहाँ पर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट चाहेगी तो उसकी गवाही को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो ना करे। दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमटांसेस पर डिपेंड करता है कि वो कोर्ट जो है उसकी गवाही को एक्सेप्ट करे या ना करे उस विटनेस की। फिर उसके बाद फर्दर प्रोवाइड द कोर्ट डिटरमाइंस द कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड injunctions of Islam laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witnesses, where such witness the court may ask for evidence for a witness who may be available। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली तो ये शर्त है कि इस पर कुरान और सुन्ना किसी भी शख्स की गवाही ली जाएगी, और अगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक कोई शख्स गवाही पर पूरा नहीं उतरता, तज़किया शहूद नहीं है, आर्टिकल 17 के मतलब मुस्लिम नहीं है, तो फिर आगे फिर फर्दर एक और वर्ड आ गया, हु मे बी अवेलेबल, कि जो भी उस वक्त मौजूद होगा उसकी गवाही को काबिल कबूल कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हमें किसने बताया, आर्टिकल 3 ने बताया। फिर आ जाता है आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड। अब आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ, कल हम आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 4 से 14 तक क्या बात करता है, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन क्या है, अ कम्युनिकेशन विच इज़ परमिटेड या कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स डिस्क्लोजर। ऐसी कम्युनिकेशन कि जिसको फोर्सली डिस्क्लोज ना किया जाए, अगर डिस्क्लोज कर भी दिया जाए तो उसकी कोई भी अहमियत ना हो। किस तरीके से, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड कल समझेंगे इसको। देखें, मिसाल के तौर पे अगर जज किसी को सज़ा सुना दे 3 साल की, मजिस्ट्रेट किसी को सज़ा सुना दे 3 साल की, और आप या मैं, हम में से कोई भी एक वकील जाके पूछता है, जज साहब आपने इसको सज़ा क्यों सुनाई, तो वो कहता है इसकी सज़ा बनती थी, इस वजह से मैंने इसको सज़ा सुनाई। आप कहते हैं कि जज साहब यह आपने अच्छा नहीं किया, आप मुझे जवाब दें आपने सज़ा सुनाई कैसे, ये तो मेरा केस था। जज साहब आपको, मजिस्ट्रेट आपको जवाब देने का पाबंद नहीं है। क्या नहीं है, जवाब देने का पाबंद हरगिज़ नहीं है। किसको जवाब देने का पाबंद है, उसकी सुपीरियर अथॉरिटीज़ को। तो ये इस तरीके से हमने आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड डिस्कस करना है। कल से इंशाल्लाह हम आर्टिकल 4 से लेके 14 तक डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर आपको मैंने जस्ट ये बताया कि किस तरीके से, किस रोड मैप से मैं आपको लेके चलूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से हम क्या करेंगे कि जो है 4 से 14 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 15 से लेके हम आगे जो है तकरीबन कोई 30 या 40 तक जो है कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह 15 टू 20 आर्टिकल्स डेली बेसिस पर कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने एक एक आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड समझना है, कॉन्सेप्चुअली भी समझना है, और वर्ड बाय वर्ड बैरेट की वर्डिंग को भी समझना है। जिस तरीके से मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ता जा रहा हूँ, इसी तरीके से आपने भी खुद से 2 से 3 बार वर्ड्स को पढ़ना है, ताकि आपको बैरेट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो पूछ लें। थैंक यू, डेट्स ऑल।